हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्विन ब्रोस। आई एम जूही और आज हम लोग पढ़ रहे हैं होम साइंस का चैप्टर कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो ये चैप्टर सिर्फ हमारे होम साइंस के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रियल लाइफ में भी बहुत काम आता है क्योंकि हम सब एक कंज्यूमर हैं, हम सब सामान लेते हैं। तो इसमें जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं राइट्स के बारे में, हमारे को कोई प्रॉब्लम हो तो रिड्रेसल कैसे सीख कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, हम ये सब इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्या। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सो वील अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। उसका मतलब क्या होता है। एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। इसके अंदर हम राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैसे मार्केट के अंदर कुछ कुछ ऐसे टेक्निक्स चालू होते हैं जिससे कि कंज्यूमर्स को फूल किया जाता है। एंड देन एनालाइज द नॉलेज and skills needed for a career in this field and of course scope and career options। तो ये इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे बेसिकली ये बताया हुआ है that every human is a natural consumer। हम सब एक कंज्यूमर हैं, हम सब कुछ ना कुछ लेते हैं, बिना कुछ कंज्यूम के लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। तो दिस इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इसमें ये ही बता रखा है। तो हम सीधा चलते हैं सिग्निफिकेंस के ऊपर। तो वी ऑल आर अवेयर कि मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स के लिए। तो मैन्युफैक्चरर वो होते हैं जो बनाते हैं और कंज्यूमर्स वो होते हैं जो खरीदते हैं। कंज्यूमर्स या कस्टमर्स वो एक ही बात है। और अगर वो जो प्रोडक्ट उन्होंने लिया है किसी भी कंज्यूमर ने, उसमें कोई प्रॉब्लम है, देन कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब कि अगर कोई चीज में प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढना या उसके लिए रिफंड लेना, उसके पैसे वापस लेना या उसकी कंप्लेन करना। सो दैट इज रिड्रेसल। और अब जैसे हमने बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा है पहले ही ऑलरेडी, अब काफी ग्लोबलाइजेशन हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। तो उससे क्या है, बाहर की बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आ गई हैं, इंडिया की कंपनीज बाहर गई हैं। तो कंज्यूमर्स के पास अब बहुत ऑप्शन है कुछ भी खरीदने के लिए। एक भी चीज लेनी हो तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर्स का अब बहुत इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे इसलिए आता है कि उनको देखना पड़ता है कि जो वो प्रोडक्ट दे रहे हैं कंज्यूमर्स को वो अच्छी क्वालिटी का हो। दे कैन नो लॉन्गर टेक कस्टमर्स और कंज्यूमर्स फॉर ग्रांटेड। तो अगर वो चाहते हैं कि कंज्यूमर्स या कस्टमर्स उनके पास बार बार आए तो दे हैव टू टेक केयर एंड रिस्पेक्ट एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर। तो उनको बहुत अच्छा प्रोडक्ट देना पड़ता, अदरवाइज वहां पे लोग सामान लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे बता रखा है दैट वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज इसलिए बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब कुछ बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, आता है। तो दिस इज लाइक अ ग्लोबल विलेज, सब एक साथ आ गए। अब कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? बिकॉज कोई भी अगर कंज्यूमर को प्रॉब्लम हुई तो दे शुड नो कि उनको इस टाइम पे करना क्या है। सो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन एंड इट इज नेसेसरी फॉर टूडेज कंज्यूमर टू बी केयरफुल, अलर्ट एंड बी वेल इन्फॉर्म्ड। एंड यहाँ पे अगेन वही बता रखा है जो मैंने बताया था, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब क्या हो गया, बहुत सारी बाहर की कंपनीज, फॉरेन कंपनीज इंडिया आ गई हैं। एंड 1991 में इंडिया जो था वो लिबरलाइजेशन उन्होंने अडॉप्ट किया था इंडिया ने, तो एलपीजी के अंडर। सो दैट इज वाई कि अब बाहर की कंट्रीज भी इंडिया आ गई थी। तो उससे क्या हो गया, कंपटीशन काफी बढ़ गया और कंज्यूमर्स के पास काफी सारी ऑप्शन हो गई कोई भी सामान लेने के लिए। सो इसलिए इंडियन कंज्यूमर्स देन हैव मच टू चूज फ्रॉम, यानी काफी ऑप्शंस एंड फॉर बेटर प्रोडक्ट्स विद कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग। प्राइस ज्यादा हाई रखेंगे तो लोग लेंगे ही नहीं। एंड ऑफ कोर्स उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए जो भी आप मैन्युफैक्चर कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं उस आइटम। लेकिन ये बहुत अच्छी बात तो है, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है that choosing the right product is now more difficult। अब ज्यादा मुश्किल हो गया पहचानना कि सही है क्या और क्या नहीं। और ये पहचानने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास, न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू फीचर्स, इन सबकी जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं होगा इस सब के बारे में तो फिर आप अच्छे से वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कैसे ले पाओ। सो उसके लिए वन हैज टू कंपेयर द प्राइस एंड क्वालिटी ताकि उससे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। क्योंकि क्या होता है, काफी बार जो है कंज्यूमर्स को फूल किया जा सकता है मैल प्रैक्टिसेस से, या फिर एक्सप्लॉइटेशन बाय अनस्कल्पचर्ड सेलर्स, या फिर कुछ गलत एडवर्टाइजमेंट ही दे देते हैं
कि है कुछ और निकलता कुछ और है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन के बारे में पता हो। तो अब हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। तो सबसे पहले चैप्टर में जो नाम ही है कंज्यूमर, उसका मतलब क्या होता है? तो कंज्यूमर्स आर फाइनल बायर ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर पर्सनल नीड एंड वांट, रेंजिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। कोई भी सामान लेता है, फाइनल बना हुआ सामान, चाहे वो प्रोडक्ट नेचर के हो, नेचुरल हो, या फिर मार्केट से लाने पड़े हो अपनी नीड्स एंड वांट्स पूरी करने के लिए, दैट पर्सन इज अ कंज्यूमर। और कंज्यूमर्स क्या है? दे आर प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। एक भी इंसान कुछ खरीदेगा, फिर वहां से पैसे आएंगे, फिर वो कहीं और सर्कुलेट होंगे, और ऐसी इकोनॉमी चलती रहती है। सो दैट इज वाई इन्होंने यहाँ पे कहा कि सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में कंज्यूमर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ती है, परचेजिंग पावर यानी कि कोई भी सामान खरीदने के लिए आपके पास जितने पैसे हैं वो सामान लेने के लिए वो बढ़ते रहते हैं। तो फिर जो लोग होते हैं वो कंफर्टेबल लाइफ ज्यादा जीना चाहते हैं, और सेटिस्फैक्शन एंड सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, तो ये सब चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अब पैसे ज्यादा हैं, वो ज्यादा सामान ले सकते हैं। एंड उससे क्या होता है? कंज्यूमर फुटफॉल बढ़ता है। कंज्यूमर फुटफॉल एक टर्म है जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं, तब उसके बारे में पता करेंगे। अभी थोड़े और टर्म्स देखते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज जो कंज्यूमर के लिए बनाई हो, दैट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट। देन कंज्यूमर बिहेवियर, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द बायर मेक्स डिसीजन अबाउट परचेजिंग। तो ये नाम से पता लग रहा है बिहेवियर है, तो वो डिसीजंस कुछ भी खरीदने के लिए जो सोचेंगे वो दैट इज बिहेवियर। कंज्यूमर फोरम इज अ प्लेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन वेयर कंज्यूमर्स कैन डिस्कस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज एंड द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस। तो बेसिकली ये फोरम में होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट के बारे में उसके बारे में आप रिव्यू कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा? और कंज्यूमर्स को हेल्प मिलेगी। तो इसलिए कंज्यूमर फोरम बनाया गया है। और ये सारे टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑब्वियसली कंज्यूमर्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं, ये तो बहुत बेसिक है, बट जैसे ये है कंज्यूमर फुटफॉल जो मैंने बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस मीन्स नंबर ऑफ कस्टमर्स द कंज्यूमर हु विजिट एनी गिवन स्पेस सच एज अ स्टोर और अ मॉल। तो जैसे जैसे मैंने बताया था कि परचेजिंग पावर बढ़ती है किसी की भी, तो वो ज्यादा बाहर जाते हैं, ज्यादा वो खर्च कर पाते हैं, उनकी स्पेंडिंग बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है? मॉल्स के अंदर या शॉपिंग सेंटर्स के अंदर, मार्केट्स में कंज्यूमर फुटफॉल बढ़ने लगता है। अब हम आते हैं कि कंज्यूमर को प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं जब वो कोई प्रोडक्ट लेते हैं। तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बताई हुई है व्हाइल परचेजिंग अ गुड। ऑब्वियसली सबकी ये कॉमन है कि जो प्रोडक्ट है वो प्योर हो, और सेल्स प्रमोशन में एथिक्स हो। क्या मतलब कि जो एडवर्टाइज किया है वैसा ही सामान मिले, कुछ अलग ना मिल जाए, करेक्ट वेट्स एंड मेजर, रीजनेबल प्राइस, ये सब जो है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये हम नीचे डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ इसमें प्रॉब्लम आ कैसे सकती। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट प्रॉब्लम्स आर जनरली फेस्ड बाय कंज्यूमर्स व्हाइल परचेजिंग वेरियस गुड्स और सर्विसेज। तो सबसे पहला क्या है? सब स्टैंडर्ड या पुअर क्वालिटी गुड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कई बार ना कोई प्रोडक्ट का कॉपी भी बनता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार ब्रांडेड कपड़ों के कॉपी मिलते हैं बाहर मार्केट में, जैसे सरोजनी नगर एक बहुत फेमस मार्केट है दिल्ली में, तो वहां पे कॉपी चीजें होती हैं, तो उसका प्राइस तो काफी कम होता है, बट देन उसकी क्वालिटी जो है वो काफी पुअर हो सकती है, सब स्टैंडर्ड हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कंज्यूमर्स लेते हैं, ये उनकी जो गुड्स की क्वालिटी है वो अच्छी होती ही नहीं है फिर। एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है? एडल्ट्रेशन का। एडल्ट्रेशन मतलब कि हम जो भी प्रोडक्ट है वो प्योर नहीं है। तो एडल्ट्रेशन मे बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, मतलब या तो जानबूझ के किया गया होगा प्रोडक्ट के अंदर, और या फिर गलती से या खुद हो गया होगा। अ प्रोडक्ट और अ सब्सटेंस इज सेड टू बी अडल्ट्रेटेड व्हेन सम सब्सटेंस आर ईदर एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ प्रोडक्ट। तो एडल्ट्रेशन होता कैसे? या तो उसमें जो भी चीज है, प्रोडक्ट है, उसके अंदर कुछ मिला दिया जाता है, उसमें से कुछ हटा दिया जाता है। दोनों केसेस में वो कंज्यूमर के लिए तो बेनिफिशियल रहा नहीं, तो दिस इज एडल्ट्रेशन। सो एडल्ट्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, उसके अंदर पपाया सीड्स मिक्स कर देते हैं ताकि वो प्योर ना रहे, और उसके बाद फिर उसका वेट बढ़ जाए। घी के अंदर वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, एंड चिली पाउडर या फिर टर्मरिक पाउडर, उसके अंदर ब्रिक पाउडर मिला देते हैं, या फिर कलर मिला देते हैं, तो दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो ये सब जो है एडल्ट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। एंड देन नेक्स्ट इज हाई प्राइसेस। तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बहुत बढ़ा देते हैं, जितना होना नहीं चाहिए उससे भी ज्यादा कर देते हैं। और ये इसका रीजन है कि ये बहुत बड़ा है, क्योंकि कंज्यूमर्स को लगता है
अगर कोई भी चीज ज्यादा महंगी हुई तो उसका क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। तो बहुत ध्यान से देख के अपनी अच्छे से रिसर्च करके कोई भी चीज लेनी चाहिए। सम सप्लायर्स में ओवरचार्ज व्हेन दे फाइंड दैट द कस्टमर इज नॉट वेल इन्फॉर्म्ड एंड लैक्स नॉलेज। दिस इज व्हाई कंज्यूमर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन लैक ऑफ कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर्स को अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स नहीं पता होता, तो इसलिए वो फाइट भी नहीं कर पाते और रिड्रेसल नहीं ले पाते। एंड इसका फायदा उठाते हैं मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि उनको पता होता है कि इन्हें तो पता ही नहीं है इनके राइट्स हैं क्या। एंड देन फिफ्थ, इनएडिक्वेट और एररनेस इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैन्युफैक्चरर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज पे, कोई प्रोडक्ट पे गलत इंफॉर्मेशन देना, फॉल्स लेबल्स लगाना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहला ही पॉइंट लेबल्स का, तो अगर कोई लेबल कुछ और कह रहा है, उसमें इंग्रेडिएंट्स कुछ और लिखे हुए और एक्चुअली में कुछ और है, तो ये गलत इंफॉर्मेशन हुई। दिस इज वेरी रॉन्ग। देन एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट्स में दिखाते हैं दिस दैट ये खाने का प्रोडक्ट या फिर ये मिल्क ड्रिंक बहुत हेल्दी है, बट क्या वो एक्चुअली हेल्दी है या फिर वो पूरी शुगर से बनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है खुद देखना कि एक्चुअली वो जो एडवर्टाइज कर रहे हैं वो अच्छा है भी कि नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस कुछ प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट वो क्या वो खुद कभी वो यूज करते होंगे? नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। देन देर इज लैक ऑफ बाइंग गाइड्स ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल टू एड कंज्यूमर इन डिसीजन मेकिंग। मतलब कोई गाइड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं होता कि चीज अच्छी है भी या नहीं है, हम पता कैसे लगाएं? तो इसकी कोई गाइड नहीं होती, तो इसलिए भी क्या होता है बहुत बार कंज्यूमर्स गलत डिसीजन लेने। एंड पैकेजिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अपने चीजें बेचने का। तो ये भी काफी तरह से इसको परस्यूएट करके या इसमें गलत इंफॉर्मेशन डाल के कुछ ना कुछ करके कंज्यूमर्स को गलत इंफॉर्मेशन दे दे। तो कंटेनर जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है और उसमें जो प्रोडक्ट निकलता है वो काफी कम। ये हमने सबसे ज्यादा देखा होगा चिप्स के पैकेट में, पैकेट इतना बड़ा होता है बट उसमें चिप्स बहुत कम होता है, ज्यादातर उसके अंदर एयर भरी हो। तो इससे क्या लगता है कि हमें लगता है कि हमने ज्यादा चिप्स लिए, बट एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है। मैन्युफैक्चरर्स रीपैकेज existing products into attractive looking and novel shape of pack। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इन न्यू पैक उस पे लिखा होता है कि उनकी पैकेजिंग थोड़ी सी बदल जाती है, बट वो होते वो सेम प्रोडक्ट हैं। तो कंज्यूमर्स को लगता है कि अब ये न्यू पैकेजिंग में है, ये और अच्छा हो गया होगा, सो ये हमको लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। वो सेम चीज होती है, बस उसका पैकेजिंग बदल देते हैं। तो ये क्या हो गया, लेबल्स, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग, ये चारों और लैक ऑफ बाइंग गाइड्स। तो ये चारों चीजें मिला के इनएडिक्वेट या एरोनस इंफॉर्मेशन में आती है बाय मैन्युफैक्चरर्स। देन इनकरेक्ट वेट्स एंड मेजर्स, ये कहाँ पे यूज होता है? जब हम सब्जी फ्रूट्स लेने जाते हैं तब। तो आप बोलते हो कि मुझे इतनी सब्जी चाहिए इतने किलो की, तो फिर क्या करते हैं वहां पे लोग, वो पहले ही जो वेट्स होते हैं उनपे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं ताकि सब्जी कम आ पाए, लेकिन पैसे उतने ही लगे। तो दिस इज बिकॉज ईदर द वेट्स एंड द स्केल्स आर ऑल्टर्ड बाय द रिटेलर्स और करेक्ट मेजर्स आर इनकरेक्टली। मतलब या तो वो जो तोलने वाला होता है उसमें ही कोई वो डिफेक्ट कर देते हैं, कुछ तो उसमें चेंज कर देते हैं ताकि वो सही से वेट ना दिखा पाए, या फिर वो जो उस पे जो वो पेबल्स डालते हैं, पत्थर जो डालते हैं वेइंग मशीन पे तोलने के लिए, उनमें कोई खराबी होती है, या तो बहुत हल्के होते हैं या बहुत भारी होते हैं। उससे क्या होता है, जो सेलर्स हैं उनको बहुत प्रॉफिट होता है क्योंकि वो सब्जी कम देते हैं, प्राइस ज्यादा ले लेते हैं। तो ये पता लगाने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है, वेट्स एंड मेजर्स विदाउट सील और वेरिफिकेशन स्टैम्प आर नॉट जेन्युइन। तो वैसे तो हम कभी देखते नहीं, बट हमें देखना चाहिए कि जो वेट्स एंड मेजर यूज हो रहे हैं तोलने के लिए सब्जियों का या फ्रूट्स का क्वांटिटी, वो सील और वेरिफिकेशन के साथ है या बिना सील और वेरिफिकेशन के साथ है। एंड देन नेक्स्ट इज स्प्यूरियस, डुप्लीकेट या इमिटेशन प्रोडक्ट। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, ये उसी का पॉइंट है, एक्चुअली उससे आगे ही है, उसके आगे। तो वही कि कोई भी ब्रांड का कॉपी हो तो फिर ऑब्वियसली वो वहां पे कंज्यूमर्स क्या करते हैं, बिना थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनको अपने प्रॉफिट बढ़ाने होते हैं। कंज्यूमर्स को लगता है कि हम सस्ते में अच्छी चीज ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता, वो डुप्लीकेट होता है, उसकी क्वालिटी और भी ज्यादा बुरी होती है। एंड देन सेल्स प्रमोशन स्कीम्स टू एंटाइज कंज्यूमर्स, इसमें क्या क्या आता है, एक्सचेंज ऑफर, बोनस, लकी ड्रॉज एक्सेट्रा। तो कंज्यूमर्स को लगता है हम ये सामान ले लेंगे तो ये साथ में फ्री मिल जाएगा,
या ये लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सब बट एक चीज, एक तरीका है कंज्यूमर्स को बुलाने का या अपने प्रोडक्ट्स बेचने का। इससे कोई ज्यादा फायदा कंज्यूमर्स को नहीं मिलता है। एंड देन लास्टली कंज्यूमर प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू सर्विसेज। तो सिर्फ चीजों में ही नहीं, प्रोडक्ट्स में ही नहीं, बट सर्विसेज में भी कंज्यूमर को प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एमसीडी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक्स, इंश्योरेंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, पुअर आफ्टर सेल सर्विस होती है। मतलब कि एक बार कोई सर्विस दे दी, उसके बाद वापस से नहीं देखते कि वो ठीक से हो रहा है सर्विस या नहीं हो रहा है, उस पर कोई चेक नहीं रखता, उस पर कोई रिव्यू नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और कई बार जो प्रॉमिस होता है वो डिलीवर होता ही नहीं है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के। तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और बोला लेकिन एक्चुअली में सर्विस वो प्रोवाइड हुई ही नहीं। तब आजकल इको फ्रेंडली प्रोडक्शन और ग्रीन कंजम्पशन, सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा बज़वर्ड्स हैं, मतलब आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, उसमें कंज्यूमर जो होते हैं वो प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं नेचर के साथ कि कम वेस्ट प्रोड्यूस हो, कम रॉ मटेरियल यूज हो और बाकी सारे रिसोर्सेज भी सेव हो, बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए वो अच्छा हो। तो दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन एंड ग्रीन कंजम्पशन सस्टेनेबिलिटी। तब हमने ये सारे जो प्रॉब्लम्स पढ़े कि कंज्यूमर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सबको डील करने के लिए कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, ये इसके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यही हम पढ़ने वाले हैं अब चैप्टर में आगे जा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 कंज्यूमर राइट्स निकाले हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 1986। तो आपको इसका नाम एंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसके अंदर 4 बेसिक राइट्स आते हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज एंड राइट टू बी हर्ड। तो ये तो हो गए बेसिक, और 2 एडिशनल भी हैं विच आर राइट टू सीक एड्रेसल एंड राइट टू एजुकेशन। तो ये सब मिला के 6 हुए। ये किसके अंडर आते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 1986 के अंडर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी CPA का बेसिक काम क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम फ्रॉड और फ्रॉड ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब कि जो कंज्यूमर्स को गलत चीजें मिल जाती हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, उससे बचाने के लिए बेसिकली ये बना है CPA। और इसका प्रिंसिपल क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। इसका प्रिंसिपल इज सेल्फ हेल्प, अपनी हेल्प खुद करना, एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड अनफेयर डीलिंग। तो इस एक्ट से 2 इम्प्लीकेशन निकल के आते हैं, मतलब इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो कंज्यूमर्स को कंप्लेन करने का राइट मिल जाता है, कोई भी अगर उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस गलत मिली है, टाइम पे नहीं मिली है, अच्छे से नहीं मिली है क्वालिटी में, तो फिर वो कंप्लेन कर सकते हैं। एंड दूसरा जो इसका इम्प्लीकेशन है विच इज क्लेम कंपनसेशन, मतलब उस चीज के पैसे वापस ले लेना। बिकॉज कोई भी क्यों पैसे उस चीज के देना चाहेगा जो उसको पसंद ही ना है, या फिर उससे झूठ बोलकर उसको बेचा गया हो। और ये जो है इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज unless otherwise expressly notified by the central government। तो गवर्नमेंट ने अगर अलग से ना बोला हो तो इसका मतलब ये सब गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल है। अब क्या है, CPA 2019 आ गया है, एंड दैट हैज रिप्लेस्ड CPA 1986। तो ये जो है, ये वाला रिसेंट है एक्चुअली, वो पुराना हो गया है। तो दिस इज न्यू वन दैट केम इन 2019। तो इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं करा गया है, थोड़े से नए मेजर्स लाए गए हैं, और पहले से जो रूल्स थे उनको और ज्यादा स्ट्रिक्टली अप्लाई किया गया है। और वो क्या क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया हुआ है। दैट इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल रेगुलेटर, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर ई-कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर्स आर सम ऑफ द की हाईलाइट्स। और इसके ऊपर आपको और जानकारी चाहिए देन यू कैन विजिट देयर वेबसाइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वेबसाइट। अब हम आते हैं कंज्यूमर राइट। तो हमने जो ऊपर राइट्स पढ़े थे, ये वही राइट्स हैं, इनको और भी ज्यादा डिटेल में बताया गया, इनका एक एक का मतलब बताया गया है। तो कंज्यूमर राइट्स होते क्या है? सबसे पहले दोज राइट्स विच आर प्रोवाइडेड लीगली, मतलब गवर्नमेंट के सारे राइट्स देती है, तो दीज आर कंज्यूमर राइट्स। और हमने पढ़ा था 6 राइट्स आते हैं, 4 होते हैं जो मेन होते हैं और 2 एडिशनल। तो सबसे पहला है राइट टू सेफ। तो राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हैजर्डेड इफेक्ट दैट कम्स अंडर राइट टू सेफ्टी, की जो भी आप सामान ले रहे हैं या जो भी सर्विस आप ले रहे हैं, उससे आपकी सेफ्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आपकी हेल्थ और सब कुछ सही रहना चाहिए। देन नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म, कि कोई भी प्रोडक्ट पे सारी इंफॉर्मेशन सही से होनी चाहिए, कुछ झूठ नहीं होना चाहिए। जो क्वालिटी है, क्वांटिटी और पोटेंसी, प्योरिटी
क्वालिटी, स्टैंडर्ड और प्राइस ये सब ढंग से मेंशन होना चाहिए ताकि जो कंज्यूमर है उसको पता वो लिए क्या रहा है. देन राइट टू चूज, तो दे हैव एक्सेस टू प्रोडक्ट्स ऑफ वेरिंग क्वालिटीज एंड क्वांटिटी, प्राइसेस, साइज, डिजाइन एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. तो ये सब क्या है, ये एक्चुअली सब बहुत कंज्यूमर के लिए अच्छा है बिकॉज उनके पास चूज करने के लिए ऑप्शन होगी, तो दे कैन कंपेयर कि ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, और वो ये सारे फैक्टर्स अपने दिमाग में रख सकते हैं. प्राइस, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिजाइन और कॉम्पिटिटिव प्राइस, बिकॉज ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा दो ब्रांड्स के बीच में. अगर वो सेम चीज बेच रहे होंगे तो वो सब कोशिश करेंगे कि हम कम से कम रखें प्राइस ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी चीज लें. देन राइट टू बी हर्ड, इसका मतलब कि किसी भी कंज्यूमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई कंप्लेन करनी हो तो फिर उनकी जो प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, वो ऐसी अनसुनी नहीं होगी, वो सुनी जाएगी, उस पर ध्यान दिया जाएगा. इट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोरम्स. मैंने कंज्यूमर फोरम बताया था आपको पहले. कंज्यूमर फोरम में क्या होता है, डिस्कस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. तो दिस कम्स अंडर राइट टू बी हर्ड. एंड देन फिफ्थ इज राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब कि कोई भी अनस्कल्प्टेड एक्सप्लॉयटेशन या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई हो, कोई भी गलत चीज हुई हो कंज्यूमर के साथ, तो वो यहाँ पे रिड्रेसल सीक कर सकते हैं. तो फेयर सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस होता है, मतलब यहाँ पे या तो आपको पैसे रिफंड किए जाते हैं या फिर आपकी प्रॉब्लम अच्छे से नोट की जाती है, फिर उसको रिव्यू किया जाता है, ठीक किया जाता है. दैट इज रिड्रेसल. एंड ऑल्सो रिसीव कॉम्पनसेशन फॉर फॉल्टी गुड्स एंड सर्विसेज. And sixth is right to consumer education, and consumer education is also हमारा चैप्टर का नाम. तो इसमें the right to acquire knowledge and skill to be an informed consumer, this comes under right to consumer education. तो अगर अच्छे से एजुकेटेड होगा कोई भी कंज्यूमर तो वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगा क्या लेना है क्या नहीं. तो इससे रिलेटेड एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में इस टाइप का आएगा. तो राजीव bought an electric geyser. One day while taking bath, he felt an electric shock. He quickly called the company and asked the concerned person to replace the geyser or fix the problem. There was no response from the side of the company. The geyser was still in the warranty period. Later, from other neutral sources, I came to learn that many other people have also felt the same problem, and it is because product is made up of substandard components. तो identify the consumer rights violated. तो हमने अभी 6 consumer rights पढ़े, तो उनमें से यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा? तो इसका आंसर है राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू सीक रिड्रेसल. ये दोनों क्यों? पहली बात तो सेफ्टी इसलिए बिकॉज गीजर उन्होंने लिया तो इलेक्ट्रिक शॉक लगा. दिस इज अ कंसर्न, आपकी हेल्थ को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे. तो दिस इज वाई यहाँ पे राइट टू सेफ्टी का आएगा. एंड दूसरा यहाँ पे इन्होंने लिखा है देयर वाज नो रिस्पॉन्स. अब कोई किसी ने कंप्लेन की और मैन्युफैक्चरर ने सुनी ही नहीं, तो दिस इज राइट टू सीक रिड्रेसल. ये भी फुलफिल यहाँ पे नहीं हुआ बिकॉज हर कंज्यूमर को ये राइट है कि वो अपनी प्रॉब्लम कंप्लेन शेयर कर सकता है मैन्युफैक्चरर से और उसका सोल्यूशन मांग. बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ. तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब वो पूरी कहानी देंगे, उसमें से आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा और फिर कौन सा राइट वहां पे लग रहा है, कंज्यूमर राइट, वो देख के बताना. और गवर्नमेंट ने सिर्फ एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए राइट्स ही नहीं कर रहे हैं, बट स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स जो है वो भी है. एक और चीज है स्टैंडर्डाइजेशन मार्क. तो एक तो हो गया राइट्स और दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन मार्क. ये दोनों क्या है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी फ्रॉड से या मैल प्रैक्टिस से, जो कि कंज्यूमर्स काफी बार उनको फेस करना पड़ता है. अब स्टैंडर्डाइजेशन मार्क होता क्या है? तो बेसिकली ये अलग अलग मार्क्स होते हैं. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ISI मार्क है, ये अलग अलग मार्क्स हैं. ये सारे जो मार्क्स हैं ये हम अभी पढ़ने वाले हैं इन सब के बारे में डिटेल. एंड दीज आर वेरी इजी टू रिमेम्बर बिकॉज इनके नाम के अंदर ही पता लग रहा है कि किस चीज के ऊपर या किस प्रोडक्ट के लिए बने. तो स्टैंडर्डाइजेशन मार्क इंपॉर्टेंट है क्यों आखिर? बिकॉज उससे क्वालिटी या प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट पता लगता है. किसी भी प्रोडक्ट पे वो स्टैंडर्डाइजेशन मार्क है मतलब हाँ वो अच्छी क्वालिटी का है, उसको लिया जा सकता. तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर्स का काम आसान हो गया. अब उन्हें पता लग जाएगा इजीली कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं है. तो यहाँ पे ऐसे आ सकता है कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मार्क या स्टैंडर्ड मार्क्स. तो सबसे पहला आता है ISI मार्क. इसका नाम आपने जरूर सुना होगा. तो ये जो मार्क है दिस इज सर्टिफिकेशन मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. तो इसको शॉर्ट में BIS या BIS कहते हैं. तो इसका पहले जो नाम था
इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन ISI था। अभी इसका नाम बदल दिया है बट मार्क का नाम वही रह गया है, ISI मार्क। वो देता कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि वो देता कौन है। तो यहाँ पे हर मार्क कौन दे रहा है ये बताया हुआ है, सो यू हैव टू नोट डाउन ताकि बाद में एग्जाम के टाइम इजी रहे। तो ISI मार्क इज गिवन बाय BIS and it was earlier given by ISI। और ISI मार्क दिखता ऐसा है, एक बॉक्स के अंदर I फिर S फिर I। तो मुझे याद है मेरे एग्जाम के टाइम पे ये बनाने को आया था। तो यू शुड नो कि ये सारे जो है स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स बनाते कैसे हैं, इनको एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जाम वाले दिन यू कैन मेक देम इजी। तो ISI मार्क किस पे होता है, कौन कौन सी चीजों पे होता है? तो ये जो है ये बेसिकली लाइसेंस होता है पहली बात तो, विच आर इशूड टू मैन्युफैक्चरर्स हुज गुड्स मीट द रेलिवेंट स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, तो अगर वो कोई भी सामान हुआ वो उस स्टैंडर्ड तक उस क्वालिटी तक है तो उसको ये स्टैंडर्ड मिल जाता है, ISI मार्क मिल जाता है। तो ये वेजिटेबल, फ्रूट, मीट प्रोडक्ट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड, सीरियल, सोया प्रोडक्ट, कैंडीज, बेवरेजेस एक्सेट्रा, इन सब पे आपको ISI मार्क मिल सकता है। और भी कुछ चीजें हैं जो कि आती हैं इसके अंडर, विच आर इलेक्ट्रिकल गुड्स, सोप्स, डिटर्जेंट, पेंट्स, पेपर एक्सेट्रा। तो ये इकलौता एक ऐसा मार्क है हमारे सिलेबस में जो कि इलेक्ट्रिकल गुड्स, सोप्स, डिटर्जेंट, पेंट, पेपर, इन सब को भी स्टैंडर्डाइजेशन कराता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ISI ये सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को भी मिलता है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि कौन कौन सी चीजों पे ये मार्क मिलता है अलॉन्ग विद कौन ये मार्क देता। अब हम आते हैं अगले मार्क पे विच इज अगमार्क। तो अगमार्क एंड फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर ये दोनों रिलेटेड है बिकॉज ये फूड आइटम से रिलेटेड है। तो दीज स्टैंडर्ड्स हैव बीन प्रोमुलेटेड, मतलब बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है अगमार्क और फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, उसका शॉर्ट फॉर्म है FPO। तो FPO का मार्क ये रहा एंड अगमार्क का ये रहा, और यहाँ पे लिखा भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये फूड प्रोडक्ट्स के लिए जैसे मैंने बताया। तो अगमार्क जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए है, तभी AG अगमार्क एग्रीकल्चर। तो ये नाम से ही पता लग गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। एंड जो FPO है यानी कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, वो ऑब्वियसली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए है। तो हमें ये दोनों पता लग गए। ISI मार्क किसके लिए होता है ये पता लग गया, FPO एंड अगमार्क ये पता लग गया। नेक्स्ट वी कम टू वूल मार्क। अगेन नाम से पता लग रहा है दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन फॉर वूल या वुलन गारमेंट्स। और ये देता कौन है? वूल मार्क इज स्टैंडर्डाइजेशन मार्क ऑफ क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट। तो दिस इज गिवन बाय इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट फॉर वूल or woolen garments. It indicates that wool is pure and the mark garment is not made of other fibers but only pure wool। क्योंकि wool में काफी बार कुछ और भी मिक्स कर देते हैं, बट wool मार्क अगर होगा तो हमें पता होगा that this is pure wool, मतलब अच्छी क्वालिटी। एंड wool मार्क का साइन ये है ऐसे। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये बनाने को नहीं आया तो आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज सिल्क मार्क। सिल्क मार्क की जो लोगो है वो ऐसी है थोड़ी। तो ये यहाँ पे बटरफ्लाई बनाया हुआ है बिकॉज कैटरपिलर, सिल्क एंड बटरफ्लाई ऑल दिस आर रिलेटेड, तो इसलिए सिल्क मार्क। तो इट इज ऑब्वियसली फॉर सिल्क। तो इससे पता लगता है कि जो सिल्क है वो प्योर है या नहीं है। एंड इट मार्क्स एंड सिल्क मार्क इंश्योर्स 100% नेचुरल सिल्क। और सिल्क मार्क कौन देता है ये हमको बताया नहीं गया है, सो अच्छी बात है, याद नहीं करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज हॉलमार्क। तो हॉलमार्क क्या होता है? ये होता है ज्वेलरी के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी ज्वेलरी लेने जाओ भी तो आपको देखना चाहिए कि हॉलमार्क है या नहीं है। तो इट इंडिकेट्स दैट प्रेशर मेटल्स सच एज प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, दीज हैव बीन इवैल्यूएटेड एंड टेस्टेड एंड दे आर प्योर। तो उसकी प्योरिटी और फाइननेस का पता लगता है हॉलमार्क से, और ये है BSI का हॉलमार्क लोगो। देन नेक्स्ट इज इको मार्क। तो इको मार्क का यहाँ पे नीचे दे रखा है इन लोगों ने। इको मार्क एक अर्दन पॉट होता है उसका लोगो बेसिकली, मतलब मटकी। तो वो इको मार्क किस किस चीजों पे होता है? सोप पे, डिटर्जेंट, पेपर, पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इन सब पे इको मार्क। एंड इसका जो अर्दन पॉट होता है, अर्दन पॉट ये रहा यहाँ पर, ये क्या सिग्निफाई करता है? दैट दिस प्रोडक्ट इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है इसलिए यहाँ पे इसका नाम भी इको मार्क रख दिया। जो भी चीज वो प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्डाइजेशन जिस भी प्रोडक्ट के लिए होता है वो उस पे नाम रख दे। एंड तो इको मार्क जो है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए होता है। एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस एंड hazardous waste, is biodegradable and can be recycled। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज वेरी गुड फॉर द एनवायरमेंट। एंड देन नेक्स्ट कम्स FSSAI। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है,
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंडर आया था इन 2006। तो ये किसके किसके अंडर आया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, और विच ईयर 2006। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, एंड इसका ये लोगो है, ये हम सब ने कभी ना कभी देखा ही होगा। तो इसमें क्या होता है, साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड होते हैं फॉर फूड आइटम्स, एंड उनको उनका मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, ये सब करते वक्त जो फूड आइटम्स है वो ठीक से है नहीं है, ये FSSAI फसाई चेक करता है। और वो जो हमने सारी सब पढ़ी, ये सब आती है गवर्नमेंट के अंडर, बट सारा ऐसा नहीं कि सारे स्टैंडर्डाइजेशन गवर्नमेंट ही करे, कुछ सेमाई गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज भी होती हैं जो इसके बारे में देखती हैं, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बेस्ड एंड डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन DMI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब क्या, ये सब मिलके देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस। और सेंट्रल और स्टेट लेवल पे प्रोटेक्शन काउंसिल्स भी सेटअप हुए हैं। अच्छा, अब मैं वापस ऊपर स्क्रॉल करती हूँ, एक क्वेश्चन है, तो दिस इज फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट द स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, या फिर ISI या फिर अग मार्क, FPO, वूल मार्क, कौन सा आएगा, यूजुअली फाउंड इन ईच स्पेस प्रोवाइडेड। तो ये सारे आइटम्स जो हैं, इन सब में कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन मार्क आएगा, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, एंड कोई और ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको भी पता लग जाएगा कि इनमें कौन कौन सा आता है। दिस इज वेरी इजीली अवेलेबल ऑन गूगल, तो आप बस गूगल करिए, पता लग जाएगा, एंड ये एग्जाम में भी आ सकता है, सो यू शुड नो। अब हम आते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर NGO पे, तो वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बहुत ध्यान रखते हैं। तो कैसे करते हैं, दे डिसमिनेट इंफॉर्मेशन थ्रू देयर मैगजीन, बुकलेट, न्यूज़लेटर, बाइंग गाइड, ऑडियो विजुअल मटेरियल, रिसर्च रिपोर्ट, ये सब मिला के क्या है, इससे भी कंज्यूमर एजुकेशन में काफी हेल्प होती है ना। हमको यहाँ पर ये बताया हुआ है कि अलग अलग जगह से कौन कौन से अलग अलग नाम की मैगजीन्स निकल के आती है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आना काफी चांसेस है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैगजीन्स रिलीज्ड बाय देम। तो मैंने तीनों अलग अलग कलर में भी, चारों अलग अलग कलर में कर रखे हैं, ताकि ये याद करने में इजी हो और पता लग जाए कौन सा है, किसके साथ है। तो वॉइस जो है एक दिल्ली बेस्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, और वॉइस से क्या निकल के आता है, कंज्यूमर वॉइस। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम वॉइस है और मैगजीन का नाम कंज्यूमर वॉइस है। देन SERC एक अहमदाबाद कंज्यूमर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम CERC है, और उसका जो मैगजीन है उसकी नाम है इनसाइट। देन कंज्यूमर यूनियन जो है US में, वो मैगजीन निकालते हैं कंज्यूमर रिपोर्ट, और कंज्यूमर एसोसिएशन जो है UK के अंदर, वो निकालते हैं विच करके एक मैगजीन। एंड द नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर एसोसिएशन, ये क्या, कौन सी मैगजीन निकालते हैं, चॉइस करके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जल्दी से याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके साइड में मैगजीन का नाम, ऐसे करके लिख सकते हैं। सो दिस विल बी वेरी इजी टू रिमेम्बर, और ये सारा याद जरूर होने चाहिए। अब हमने कंज्यूमर राइट्स के बारे में तो पढ़ लिया, बट नाउ वी कम टू कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एज इम्पोर्टेंट एज राइट्स। एज कंज्यूमर हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें किस बारे में ध्यान रखना चाहिए, दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फर्स्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रेगुलरली अपडेटिंग देयर नॉलेज। एज अ कंज्यूमर ये आपको देखना है कि आपकी नॉलेज जो है वो अपडेट हो रही है नहीं, आपको न्यू कौन से राइट्स आ रहे हैं, कौन सी मैगजीन्स आ रही हैं, और कैसे ध्यान में रखना है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ देखना पड़ेगा एज अ कंज्यूमर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट इन ऑल देयर डीलिंग्स एंड मस्ट पे फॉर देयर परचेजेस। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है या सेलर है वो अपना काम ढंग से करे, अगर कंज्यूमर्स ही ढंग से नहीं करेंगे अपना काम, पैसे नहीं देंगे ढंग से किसी भी चीज के लिए, या फिर ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे, या झूठी कंप्लेंट्स कर देंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन थर्ड इज बिफोर मेकिंग अ परचेज कंज्यूमर शुड डू अ मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे क्या होता है, ये देखना कि वो जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग जगह पे कितने का मिल रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और कंपटीशन में और कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, ये सब के बारे में रिसर्च करके अच्छे से कोई भी चीज लेना, दैट इज कॉल्ड मेकिंग अ वाइज चॉइस, एंड दिस इज वन ऑफ द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर अगला है कंज्यूमर शुड फील फ्री टू चूज फ्रॉम वेराइटी
available as per needs and requirements. And then while making a purchase they should read all the information given on the label or brochure. उसके लेबल या ब्रोशर पे जो भी लिखा हुआ आपको पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बिकॉज तभी यू विल गेट टू नो और आप अच्छे से एक वाइज चॉइस बना पाएंगे कि आप ले क्या रहे। देन सिक्स्थ इज टू बी अश्योर्ड ऑफ क्वालिटी, ही शुड बाय प्रोडक्ट्स विद स्टैंडर्डाइजेशन मार्क। इसलिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन मार्क के बारे में पढ़ाया गया है ताकि हम उसको खुद अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पाए और देख पाए कि जो हम सामान ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है भी या नहीं। तो वो उसके लिए बनाया गया स्टैंडर्डाइजेशन मार्क ताकि कंज्यूमर्स को हेल्प हो पहचानने में। देन कंज्यूमर शुड कीप रिसीप्ट्स एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ परचेज। ये रिसीप्ट्स रखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपका कोई प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट निकला या मैल फंक्शनिंग हुई, सही से नहीं काम कर रहा या फिर एक्सपायर्ड है, कुछ भी है, तो आप रिसीप्ट दिखा के उसको एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर उसके लिए रिफंड ले सकते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं। बट रिसीप्ट क्या है? इट एक्ट्स एज अ प्रूफ कि आपने वो सामान लिया भी है या नहीं, तो वो प्रूफ होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको संभाल के रखें। देन in case of purchase of service like insurance, credit card, bank deposit, the consumer should read and understand all terms and conditions, liability, service charge। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते नहीं, बस ऐसे स्किप कर देते हैं ये सारी चीजें, कंडीशंस, टर्म्स, और देखते ही नहीं, और फिर उनको बाद में रियलाइज होता है कि ये तो उन्हीं की गलती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब पढ़ें। दिस इज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाइन्थ इज they must have increasing awareness about national and international consumer organization। जैसे कि हमने ये सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, तो और भी बहुत सारी होंगी, उनकी भी अलग अलग मैगजीन्स होंगी। तो एज अ कंज्यूमर यू शुड नो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या काम करती हैं, उनकी रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। तो उससे क्या होगा, यू कैन मेक अ वाइजर डिसीजन। अब हम फाइनली आते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ करियर इन कंज्यूमर स्टडीज फील्ड। तो क्या क्या स्किल्स होने चाहिए? यू नीड नॉलेज अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के बारे में, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको टैकल कैसे करना है, उससे डील कैसे करना है। और गुड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी प्रॉब्लम सामने वाले को बताने के लिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, एम्पैथेटिक, अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड, being a good listener, being creative in developing programs. So these are some of the skills which you need if you want to enter this field. और यही नहीं, you should also have writing skills for developing educational material for consumer education। किसी भी कंज्यूमर को अगर आपको कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर, कुछ आर्टिकल देना हो तो you should have writing skills ताकि आप अपनी बात बता पाए ज्यादा पॉपुलेशन को। And of course you should be willing to help fellow consumers and public at large। और किसी को भी अगर इस फील्ड में एंटर करना है तो उन्हें पता होना चाहिए अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, उसमें क्या एडल्ट्रेशन होती है, वो एडल्ट्रेशन डिटेक्ट कैसे करते हैं, ये सब यहाँ पे बताया हुआ है। देन नेक्स्ट वी कम टू कि हमें पढ़ना क्या है अगर इस फील्ड में जाना है। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल दोनों पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है। तो इन प्रोग्राम से क्या होता है, दे एम एट क्रिएटिंग एन ओवरऑल अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ऑन कंज्यूमर अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पढ़ना क्या होगा, या तो यू कैन परस्यू बीएससी होम साइंस या बीए होम साइंस, बीएससी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये सारा क्या है, ये सब एक ही चीज से डील करते हैं। तो आप इनमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है कि एनी वन ऑफ दीज, या फिर बीबीए, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन ऑप्शन, या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी एक्सेट्रा। और हर अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, कहीं कंज्यूमर स्टडीज कहते हैं, कहीं कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर बिहेवियर, लेकिन वो सब एक ही चीज को पॉइंट करता है। द नेक्स्ट वी कम टू इज स्कोप। तो आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन मार्क निकालती हैं एंड दीज आर सो इम्पोर्टेंट। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, जैसे कि BIS में काम कर सकते हैं, या फिर DMI में, ये सारे शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ इन सबके, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस एस्पेक्ट में डील कर। देन वर्क इन वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि अभी ऊपर हमने पढ़ा जो मैगजीन्स निकालती हैं, दोज आर वॉलंटरी, तो यू कैन ऑल्सो वर्क देयर एंड हेल्प इन पब्लिकेशन ऑफ देयर मैगजीन्स। तो यहाँ पे हमें काफी सारे दिए हुए हैं ऑप्शंस। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर ये सारे के सारे बिकॉज ये तो बहुत ज्यादा है, बट आपको अगर स्कोप में आ गया तो यू शुड नो एटलीस्ट 3 to 4 ताकि आप लिख पाओ।
एंड वो डिटेल में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो एक हो गया मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या देखते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर देखते हैं, प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने लोगों तक जा रहा है, कौन कितने प्राइस पे लेना वो चाहते हैं, ये सब आता है मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, अपना कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकते हैं, या फिर वर्क इन नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो यहाँ पे आपका क्या काम होगा, कंज्यूमर काउंसलिंग करना, उनको समझाना, उनकी उनकी प्रॉब्लम्स को देखना, एंड हेल्पिंग पीपल इन गेटिंग रिड्रेसल फॉर देयर कंप्लेंट्स। एंड यू कैन ऑल्सो वर्क एज कंसल्टेंट टू कंज्यूमर क्लब्स being run by schools and colleges, such as managing and planning their educative and outreach activities, या फिर taking up teaching assignments in schools and colleges in area of consumer studies। तो ये सारा काम कंसल्टेंट का होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। और अगर आपको कंटेंट डेवलपमेंट में बहुत शौक है, देन डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स बना सकते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर। और अगर राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, देन यू कैन टेक अप जर्नलिज्म, एंड यू कैन ऑल्सो वर्क एज एनालिस्ट इन सम टेस्टिंग लैबोरेटरीज। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया हमारे इस फील्ड के अंदर क्या क्या स्कोप है। सो यू कैन सी इट हैज इमेंस स्कोप बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो विद दिस द चैप्टर कम्स टू एन एंड। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।